अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का पाकिस्तान एक ऐसी पेचीदा जोग्राफियाई सियासत का मरकज़ बन चुका है जहां एक तरफ सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन मार्का लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खित्ते में नए सफारती इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं। काबुल के साथ बढ़ती हुई तलखी, तेहरान की जानिब से मिलने वाली शुक्रिया, पाकिस्तान की सफारती थपकी और कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर बनते कड़े फैसले। क्या पाकिस्तान बेक वक्त इन तमाम महाजों पर तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगा? गुज़िश्ता रात काबुल और नंगरहार में होने वाली फौजी कार्रवाइयों ने पाक अफगान ताल्लुकात में एक नया रुख पैदा कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हालिया बयान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब अपनी सलामती पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। काबुल की जानिब से मुनशियात के अस्पताल को निशाना बनाने के इल्जाम को पाकिस्तान ने न सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि वीडियो शवाहिद के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि अहदाफ सिर्फ वही थे जहां दहशतगर्दी की नर्सियां पल रही थीं। ये एक ऐसा वाज़ेह पैगाम है कि अफगान सरजमीन पर मौजूद महफूज पनागाहें अब पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं, चाहे प्रोपेगेंडे की दीवारें कितनी ही बुलंद क्यों न कर ली जाएं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का उर्दू में पाकिस्तान के लिए शुक्रिया का पैगाम इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद अपने पड़ोसी के साथ देकर एक नई तारीख रकम की है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन पैदा कर पाएगी और इस पर आलमी ताकतों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? और क्या काबुल के खिलाफ हालिया सख्त कार्रवाइयां पाक अफगान ताल्लुकात को एक ऐसे नुक्ते पर ले गई हैं जहां से अब वापसी मुमकिन नहीं? इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तारड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अफगानिस्तान के अंदर ये जो कार्रवाई हुई है मुख्तलिफ किस्म की, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर या अफगान मीडिया की जानिब से जो है वो इसके ऊपर र्यूमर मॉन्गरिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक्चुअल स्टांस क्या है इस मामले पर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बहुत मैं समझता हूँ कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की तरफ से और अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से। बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो इस मामले को लेके चले हैं, उस पे उन्होंने जो कहानी पूरी घड़ी, हम तो देखिए शुरू से एक एक चीज़ बताते रहे हैं। जितनी भी स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, हमारा मामूल है कि वजारत इत्तलात और नशरियात उसकी बकायदा एक्स हैंडल के ऊपर एक पूरी उसकी कवरेज देती है और पूरा जो एरियल फुटेज है, विजुअल्स है, उसके साथ बताती है कि किन जगह पे जो है वो स्ट्राइक्स की गई हैं। इसी तरह जो 16 तारीख की रात, गुज़िश्ता रात की जो स्ट्राइक्स थी, उसका भी बकायदा तौर पे डिटेल्स बताई गई। और ये एक एम्यूनेशन डेपो था काबुल के अंदर, जहां से बाद में शोले भी उठे। और जो बाद के धमाके होते हैं, जब किसी एम्यूनेशन डेपो को कोई आग लगती है तो वो बाद में धमाके होते रहते हैं तो वो धमाके भी देखने में आए। देखिए, इनका झूठ इस तरह बेनकाब हुआ कि इन्होंने एक उम्मीद हॉस्पिटल के नाम से एक जगह का कहा कि जी 2000 बेड का हॉस्पिटल, इसको अटैक कर दिया गया। अब अगर आप मैप के ऊपर देखें, उम्मीद हॉस्पिटल काफी फासले के ऊपर है। अच्छा। और उम्मीद हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी लगाई, फिर वो भी पोस्ट डिलीट की। फिर इनका जो सरकारी अकाउंट है इस्लामी इमारात का, अफगानिस्तान का, रात उस पे इन्होंने फुटेज लगाई कि जी ये देखें, ये एक रिहैब फैसिलिटी है ड्रग एडिक्ट्स की, यहाँ पे हमला हुआ है। वो वीडियो भी डिलीट की। ठीक। हमने उस पे भी फैक्ट चेक किया कि ये वीडियो भी जाली थी, जो उन्होंने रात को एक तासर दिया कि जी ये हमला हो गया एक रिहैब फैसिलिटी पे। और जो उम्मीद हॉस्पिटल के हवाले से थी वो भी जाली थी। ये दोनों पोस्टें जो हैं वो उन्होंने हटाई और डिलीट की। और उम्मीद हॉस्पिटल का तो मैंने बकायदा तौर पे एक पूरा मैप जारी किया है कि उम्मीद हॉस्पिटल काफी फासले के ऊपर है। ठीक। अब देखिए, एम्यूनेशन डेपो, जहां पे तकनीकी आलात, जहां पे बम बारूद और जहां पे असलहा रखा जाए, और ये किसी जमाने में नेटो के हवाले से ये इस्तेमाल होती रही है, ये फिनिक्स बेस इसको कहते हैं। तो अब उस पे जब हमला होता है, उसको ये डिक्लेयर कर देना कि जी यहाँ पे जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए ड्रग एडिक्ट्स को रखा गया था। इन्होंने पहले भी झूठ बोला, जो उन्होंने कहा हमने जहाज गिराया, फिर एक शलवार कमीज में बंदे को उन्होंने कहा जी ये पायलट है। तो ये आदी हो गए हैं झूठ बोलने के, झूठा प्रोपेगेंडा करने के। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स देखिए, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है स्ट्राइक करने की, हमारी जो एक महारत है, हमारी जो प्रिसीजन है, वो मार्का हक में भी पूरी दुनिया ने देखी और इधर भी पूरी दुनिया देख रही है। तो ये इनकी तरफ से हमदर्दी हासिल करने का एक, आप समझ लें कि ओछा हथकंडा है और बिल्कुल झूठी बेबुनियाद खबर है। इसको हम स्ट्रांगली रिफ्यूट करते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा
जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं इनकी तरफ से, दे आर ऑल ड्रग एडिक्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, बट ऑल सुसाइड बॉम्बर्स आर ड्रग एडिक्ट्स। जितने यहां पे पाकिस्तान के अंदर आके ब्लास्ट करते हैं, आए रोज हम लाशें उठाते हैं। जो इमाम बारगाह का इंसिडेंट हुआ, जो कचहरी का इंसिडेंट हुआ, हमने 90,000 लाशें उठाई हैं, क्योंकि अफगान तालिबान का गठजोड़ है दहशत गर्दों के साथ। वी आर गोइंग आफ्टर द टेररिस्ट। जितने भी दहशत गर्दों के ठिकाने हैं अफगान तालिबान रजीम का, उनके साथ गठजोड़ है, इनकी जॉइंट जहां पे ये अमाज गाहें हैं, इनके पीछे हम जा रहे हैं और पूरे जोरों से जा रहे हैं और इनको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तार साहब, ये जो ऑपरेशन किया गया है कल रात को जिसकी आप बात बता रहे हैं, अभी तक क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बुलेटिन भी उसके शेयर करते हैं, तो अब सबसे लेटेस्ट बुलेटिन क्या है? कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? कितने दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया गया है? और ख़ास तौर पे जो हम, क्योंकि सारी बात है वो नंबर्स भी दे रहे हैं, कोई कभी वो 400 कहते हैं, कभी 250 कहते हैं। आपके पास क्या डिटेल है कि कितने दहशतगर्द जो हैं वो इस डिपो के अंदर मौजूद थे या वो मारे गए हैं? इसकी क्या डिटेल्स है? देखिए, जो इनकी तरफ से 400 का फिगर कोट किया जा रहा था, उसकी क्लेम के ऊपर ये कोई एविडेंस नहीं ला सके। ठीक। उस क्लेम के हवाले से ये मफरूजों पे मामला चल रहा है इनका। इन्होंने किसी किस्म का, कोई होता है ना वीडियो एविडेंस होती है कोई, आप उस मामले को फौरी तौर पे, आपने अभी तक कुछ 400 बॉडीज के हवाले से कोई एक फुटेज देखी हो? कोई फुटेज नहीं है। ठीक। इवन इंटरनेशनल मीडिया में जो ये जा रही हैं चीजें, उस पर भी कोई इतने बड़े कारनेज की कोई एक वीडियो तस्वीर मौजूद नहीं है। ठीक। तो ये बिल्कुल देखिए, 400 लोगों का जो ये क्लेम कर रहे हैं, ये मजे का खेस है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इस पे किसी किस्म का इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और देखिए, जब प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स होती हैं तो मैं बाकायदा तौर पे इसकी फिगर रिलीज करता हूं, वो हम करेंगे। और इस जो पूरी स्ट्राइक्स हैं 16 की रात की, वो 6 स्ट्राइक्स थी। अच्छा। उन 6 की 6 स्ट्राइक्स में हमने कितने टारगेट अचीव किए, कितने दहशतगर्द इसमें मारे, वो तमाम तर चीजें जो हैं वो हम ना सिर्फ उसको रिलीज करेंगे, बल्कि उसकी हम साथ एविडेंस भी देंगे कि जी ये हमारे पास इसके नतीजे में हमने ये उनका जो है वो लॉस उनको कॉज किया है। तो हैवी लॉसेस उनको इन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में खुद के धमाकों के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो तो हम वी आर गोइंग ऑल आउट। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस किसी किस्म का कोई इसमें शक व शुबा नहीं है उनको, और प्रिसीजन के साथ वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और देखिए, चॉइस बिल्कुल क्लियर है अफगान तालिबान रजीम के पास, या पाकिस्तान के साथ हैं या वो दहशतगर्दों के साथ है। ये क्लियर चॉइस है। और देखिए, हमारा अफगान अवाम के साथ कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। हमारा मसला जो है वो अफगान तालिबान रजीम के साथ है, और वो रहेगा जब तक ये चॉइस नहीं कर लेते कि ये पाकिस्तान की हिमायत करते हैं या ये दहशतगर्दों की करते हैं। और तार साहब, इस सारे अरसे के दौरान जब से ये स्ट्राइक शुरू हुई हैं, ये बिल्कुल आखिरी हफ्ता था फरवरी का जब से इसका आगाज़ हुआ है, लाइक अब तो ये तीसरे हफ्ते में अब ये दाखिल हो चुकी हैं। अब क्या जो हमारे अहदाफ थे वो उसकी कोई एक डेडलाइन है कि फ़लाँ फ़लाँ हदफ को जो है निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन ख़त्म किया जाएगा, या ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक एक्चुअली तालिबान गवर्नमेंट जो है या रजीम जो है वो आके पाकिस्तान के मुतालबात को पूरा नहीं करती? मंसूर साहब, देखिए, हम कब तक अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, नौजवानों की लाशें उठाएंगे? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई थी मगर धमाका मेरी इमाम बारगाह के अंदर हुआ है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई थी मगर बच्चे मेरे एपीएस के मरे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई थी मगर बम धमाका कचहरी में हुआ है जहां पे मैंने अपने वकीलों की लाशें उठाई हैं? ये कब तक हम कहते रहेंगे? कब तक हम अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे कि नहीं, ये अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है ये बंद हो जाएगा? ये बंद नहीं होना था। तो इसलिए द चॉइस इज क्लियर, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज आर क्लियर, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खड़ी है कि इनको चॉइस करनी है, इनको दहशतगर्दों को रद्द करना है, दहशतगर्दी को रद्द करना है और पाकिस्तान की हिमायत में आना है, वरना इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो ये कर रहे हैं। और ये जब तक ये चॉइस नहीं कर लेते, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी, दहशतगर्दों के ठिकाने और अफगान तालिबान रजीम के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसके पीछे जाता रहेगा और हम इंशाल्लाह ताला इनको तबाह करते रहेंगे। और तार साहब, ये पिछले चंद हफ्तों में जब से इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, मीडिया के ऊपर ये खबरें आती रहीं कि तीसरे फरीक भी जो है वो मीडिएट करवाने की कोशिश करते रहे हैं, पाकिस्तान उससे रेजिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या वाकई चंद और ममालिक ने मीडिएट करवाने की कोशिश की? चूँकि पिछले चंद दिनों के अंदर चाइना का नाम भी आया कि चाइना अब जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि दोनों के दरमियान मीडिएट करवाया जाए। देखिए मंसूर साहब, इस पे बहुत सारी कंट्रीज ने अपना कंसर्न शो किया।
और बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं, उनको तशवीश ज़रूर है, और उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ये ज़रूर कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, मगर वो अब इस स्टांस को समझते हैं, वो जो भी दोस्त ममालिक हों, वो इस बात को समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। तो वो इस बात को समझते हैं, और हमने कितने मौके दिए इनको, हमने इनसे बातचीत की, हम इनके साथ बैठे, हमने कतर में इनसे बातचीत की, तुर्किया में इनसे बातचीत की, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो इनसे बैठ के कहा कि इस मामले को खत्म करें। हमारे वजीर दिफा गए, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी साथ गए, हमारे इंटेलिजेंस के हेड गए, काबुल जाके इनसे बातचीत की। देखें, बातचीत एक हद तक हो सकती है, अगर उसके बावजूद ये हमारे लोगों को निशाना बनाएं और दहशत गर्दी करें पाकिस्तान के अंदर, तो वी हैड इट। अब इसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं है बातचीत की, तो हम अब बिल्कुल क्लियर रास्ता इनको दे रहे हैं, और ये बात हमारी बहुत सारे दोस्त ममालिक को समझ में भी आ रही है। तो इसलिए हम तो बहुत आगे जा चुके हैं इसमें, जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठे। और तार साहब, उनके मुख्तलिफ कमांडर्स की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाए जाने की धमकियां दी गई हैं इन पिछले चंद दिनों के अंदर। इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया जिसमें 2 ड्रोन्स के हवाले से बताया गया कि बड़े मिस्टीरियस किस्म के ड्रोन्स थे और उनको नाकारा बनाया गया हमारे डिफेंस सिस्टम्स की जानिब से। उसके बारे में कुछ पता लगा है? कौन वो ड्रोन्स उड़ा रहा था? वो ड्रोन्स वहाँ तक किस तरह पहुँचे? उन ड्रोन्स के ऊपर किस किस्म का धमाका खेज मवाद क्या वहाँ पर उसके साथ मौजूद था? मंसूर साहब, इनको ड्रोन कहना भी ड्रोन की तौहीन है। वो रूडिमेंट्री सी एक मशीन है, वो किसी ने यहाँ उड़ा दी, तो कोई मेजर डैमेज कॉज नहीं हुआ, और दे वर टेकन डाउन। तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो ये पोर्ट्रे करते हैं कि जी हम क्या होता नहीं क्या डैमेज कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे शहरों को महफूज रखे। हमारी आर्म फोर्सेस बहुत केपेबल हैं, और हमारे शहर, हमारे शहरी बिल्कुल महफूज हैं। और ये रूडिमेंट्री से जो बिल्कुल एक सतही तौर पे ये एक तो ड्रोन टाइप चीजें इन्होंने उड़ाई, और वो इधर अंदर से उड़ती हैं, तो उसका भी पूरा तदारक किया जा रहा है, और उनको बिल्कुल शूट डाउन भी किया गया और टाइमली। तो हमारी एयर स्पेस भी खुली है, देयर इज नो इशू एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा फोकस अब जरा चेंज करना चाहूँगा, और पाकिस्तान के हवाले से ईरान की जानिब से जो उनके वजीर खारजा हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, और साथ ही ये खबर भी आई कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो आबनाए हुर्मुज़ है उसे खोला, और उसके बाद एक ऑयल टैंकर जो है उसे वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी। सबसे पहले तो कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या ईरान के साथ हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस सिलसिले में खुला है इस वक्त? देखिए, मैं इतना ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ, और वो अब दुनिया के सामने है, कि एक ऑयल टैंकर आया और उसने जो है वो ऑयल ऑफलोड किया है हमारे कराची पोर्ट पे। तो ऑब्वियसली हमें एक्सेस मिला है। और देखिए, हमारी अगर डिप्लोमेसी की आप बात करें, कल आपने देखा कि ईरान के वजीर खारजा ने भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उर्दू में एक ट्वीट भी किया। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो हर हवाले से, अभी हाल ही में सऊदीया का दौरा हुआ जिसमें वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल तीनों मौजूद थे। तो पाकिस्तान सफारती सतह पे बहुत वाइब्रेंसी के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है, और जो फ्यूल की सप्लाईज हैं उस हवाले से एक ऑयल टैंकर हमारा बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्रॉस करके पहुंचा, और अभी तक मुल्क के अंदर मुनासिब मिकदार में फ्यूल सप्लाई मौजूद है। अब ये जो आपने फरमाया, अब आप इसको कह भी रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वहाँ से उसने क्रॉस किया है, तो ये वन टाइम पास है या अब मतलब ये कहा जा सकता है कि आबनाए हुर्मुज़ कम से कम पाकिस्तान की सप्लाई के लिए खुला है? नहीं, देखिए, खुला है कि बंद, ये कहना मुश्किल है। एक इवॉल्विंग और एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो ये तो इशू टू इशू सिचुएशन डील होती है, एंड लेट्स होप कि ये और भी ऑयल टैंकर वहां से गुजर सकें। मगर इस सूरत हाल में हतमी बात करना थोड़ा मुश्किल हो। तो अगर जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस का एक इंक्रीज आया था उसमें 2 रीजंस थी। एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत ऊपर चली गई हैं, अभी भी मेरे ख्याल में 101-102 डॉलर फी बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रही हैं, और दूसरा कंसर्न जो था वो सप्लाई के हवाले से था। एज वी स्पीक राइट नाउ टुडे हमारे पास इस वक्त पेट्रोल और ऑयल जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, चाहे फिर गैस है, LNG गैस है, हमारे पास ज़खायर कितनी देर के मौजूद हैं इस वक्त? वी आर सेफ। हमारे पास तकरीबन अगले महीने में भी इंशाल्लाह ताला वी हैव अ सेफ एस्टिमेट, और अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं है। और देखिए, वजीर आजम ने भी बड़ा टाइमली स्टेप लिया, और इस दफ़ा हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही थी,
मगर वजीर आजम ने वो पास ऑन नहीं किया अवाम को, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये पास ऑन नहीं करेंगे। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि जो अफसरशाही है, वज़रा हैं, ये तनख्वाहें नहीं लेंगे, सरकारी तेल पे कटौती लगाई, 50% फ्यूल बंद किया, गाड़ियां बंद की। मुझे अभी भी पूरी सुपरविजन है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने 60% गाड़ियां ग्राउंड की कि नहीं की, बाकी मिनिस्ट्रीज ने की कि नहीं की। जो 50% कटौती है ना फ्यूल की, वो तो सीधा जो है वो बचत है, और उस बचत को इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो ये बड़े टाइमली स्टेप लिए गए। आई मस्ट, देखिए मैं टीम मेंबर हूं प्राइम मिनिस्टर का, मगर मुझे ये एक्नॉलेज करना है यहाँ पे पब्लिक के सामने कि उन्होंने वक्त से पहले, जब ये जंग छिड़ी तो एक कमेटी भी बनाई, और वक्त से पहले कहा कि आप अपने स्टॉक्स को देखें, आप प्राइसेस को देखें, बचत के मामलात को देखें, क्योंकि जब ये सर पे पड़ेगी तब तब बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अगर वो टाइमली प्राइम मिनिस्टर हम सबको प्रॉम्प्ट ना करते तो आज क्यूज लगी होती और लड़ाइयां हो रही होती पेट्रोल पंप्स पे, और फ्यूल शॉर्टेज हो गई होती। तो वी आर गुड, हमारे पास अच्छा जो है मुनासिब मिकदार में जखीरा मौजूद है। अगले ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए हैं। मगर एक डिबेट मैंने कल टीवी चैनल पे देखी कि हमें राशनिंग करनी है कि नहीं करनी, ये फैसला हमें करना होगा किसी ना किसी वक्त। बिकॉज देखिए, अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो फिर ये देखना होगा कि जिस तरह बांग्लादेश ने की, श्रीलंका ने की, कि हम एक लिमिट तय कर दें कि जी आज आपको जो है वो 20 लीटर मिलेगा, 25 लीटर मिलेगा, एज पर योर व्हीकल या आपका जो यूजेज है। ये एक डिबेट मैंने कल मीडिया पे देखी जो हौसला अफजा है। इस पे कुछ ना कुछ फैसला आने वाले दिनों में होगा, और देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाता है। बट अदर देन दैट आई थिंक हम सेफ जोन में हैं, शॉर्टेज नहीं है, और रोज पीएम इसकी जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें भरपूर साथ दे रही हैं। तो आई थिंक अभी तक वी आर सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तार साहब, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ये एक अच्छी डिबेट है और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ये सिलसिला आगे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो चले आपने स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन किया हुआ है, आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, चले उसके अंदर तो हो जाएगा। वंस ईद गुजर गई उसके बाद क्या फिर अगर सिलसिला यही चलता रहा, ये जंग इसी तरह ही चलती रही, सो राशनिंग का एक फॉर्मूला कंसिडर किया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि क्योंकि एक प्रोलॉन्ग जंग है और अभी नहीं पता कि ये कब बंद होती है, तो हमें तमाम इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। और कल मैंने तमाम टीवी चैनल्स पे ये डिबेट देखी जिसमें रैशनिंग का आपके एनालिस्ट ही मशवरा दे रहे थे, तो बाकी मुल्कों ने भी की है। तो लेट्स सी, अभी तक इस पे कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया, मगर जब आगे हालात बढ़ते हैं और कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होती है, तो लेट्स सी, इस पे डिस्कशन जरूर होगी और देखा जाएगा कि और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। राशनिंग एक ऑप्शन जो है वो हो सकती है, मगर अभी इस पे कोई हतमी राय नहीं कायम की गई। ये कल डिबेट शुरू हुई मुल्क के अंदर, और मुझे लगा कि बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने इस पे बात की है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। ईद के बाद आगे क्या हालात बनते हैं, तो फिर मजीद इस पे रोशनी डाली जा सके। एक इस सारी चीज़ के अंदर तार साहब, मैं इसलिए भी एक कंसर्न है क्योंकि अब आपने ऑयल प्राइसेस की जो रिव्यूइंग है उसको हफ्तावार आपने कर दिया है। पिछली दफ़ा तो चलें कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन अब जो हफ्ता आने लगा है वो ईद का हफ्ता आने लगा है, और बिल्कुल उसी वक्त जो है वो ईद होगी। लोग बहुत कंसर्न है, आप जानते हैं ईद के ऊपर लोग अपने गाँव को जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों पर जाते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस हफ्ते ईद के मौके के ऊपर लोगों को ईदी मिलेगी या झटका मिलेगा कीमतें बढ़ने की सूरत में? देखिए, हुकूमत तो भरपूर कोशिश कर रही है, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट पे ये डिपेंड करता है। बट डेली मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर का मकसद एक ही होता है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे देना है, और बचत कैसे करनी है, ऑस्टेरिटी कैसे करनी है। और मजीद उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं इवन फॉरेन ट्रैवल के ऊपर और तेल की बचत के ऊपर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब शुरू में फैसला किया गया, ये कुछ दिली से नहीं किया गया था, दिल पर पत्थर रख के किया गया था। इसीलिए जब अगली दफा आया और प्राइसेस बढ़ी और समरी आई कि जी इतना इतना बढ़ा दें, तो नहीं बढ़ाया गया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी रही और गुंजाइश रही और हमारी बचत की भी गुंजाइश रही, तो इंशाल्लाह ताला इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह कारबंद है कि हमने जो है वो लोगों को रिलीफ जरूर देना है। तो हम इसकी पूरी तगद और पूरी कोशिश करें। तार साहब, आखिर में दो बस एक टॉपिक्स हैं जिसपे एक एक सवाल मैं करना चाहूँगा। एक तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो इस वक्त जेल में हैं, उनके हवाले से जहां आप दीगर बुलेटिन आप जारी करते हैं, और आखिरी दफ़ा जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तब भी आपने एक वीडियो उस वक्त जारी की थी। अब उनके हवाले से ताज़ा अपडेट्स क्या है? उनकी सेहत कैसी है? उनकी आंख के हवाले से जो प्रॉब्लम था? जो हालात बने हुए इसमें कोई रेलेवेंस है इस चीज़ की।
कोई उनकी सेहत का इशू मुझे नजर नहीं आता। ठीक है। और उनका लास्ट टाइम भी जब अस्पताल गए वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो कोई ऐसा प्रेसिंग हेल्थ का इशू जो है वो हमारी नज़र से नहीं गुजरा या हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तो आई थिंक ऑल इज वेल। और जाहिर बात है बहुत काफ़ी देर हो गई है उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो ईद के ऊपर क्या उनकी फैमिली को मिलने की इजाज़त मिलेगी? देखिए ये तो रूल्स पे डिपेंड करता है ना। उन्होंने वायलेशन की, मुलाकात बंद हुई। तो ये तो मुलाकात इसलिए बंद हुई थी कि उन्होंने मुलाकात को एक सियासी अखाड़े के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं है। और आप देख रहे हैं बदस्तूर उनकी वही रविश जारी है। तो आप जब उस्मा बीबी की भी मुलाकात कराई गई तो वो इसलिए कराई गई थी कि उन्होंने वायलेशन नहीं की थी, फिर उन्होंने भी वायलेशन की तो उनकी भी मुलाकात बंद हो गई। ठीक। तो अभी तक तो वही सूरत हाल है जो पहले चल रही है। लास्ट क्वेश्चन ताहिर साहब, एक और कंट्रोवर्सी जिसका सामना एक्चुअली आपकी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, नॉट योर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और वो है एक जहाज को लेके। उसके हवाले से खामोशी है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। ये तो कह दिया गया जनाब इसके ऊपर कोई बात करेगा, कोई गलत खबर देगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम शेयर की जा रही है। बताया नहीं जा रहा ये जहाज किसका है, किसने लिया, कितने का लिया, ये किधर किधर सफर करता रहा। वफाकी हुकूमत के पास कोई डेटा है क्या? देखिए जो मैंने लास्ट मरियम औरंगजेब साहबा का बयान देखा तो उन्होंने कहा कि इस पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम्म। और एक उस्मा बुखारी साहिबा का बयान देखा जिस पर उन्होंने कहा कि ये कोई मेंटेनेंस या रूटीन के कोई चेक्स होते हैं जिसके लिए एक किसने फ्लाइट भरी। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि जो आखिरी फ्लाइट थी वो क्यों थी और उसका मकसद क्या था। और उसके बाद उन्होंने जो है सीनियर मिनिस्टर का भी एक डिटेल बयान सामने आया है। तो आई थिंक दैट्स दैट। अताउल्लाह ताहिर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उनकी क्या राय है इसको आपने जाना। ईरान का ये जो इशू है, जो इस वक्त जंग की जो सूरत हाल जारी है, आज एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर ये आई कि अली लारंजानी जो कि एक काफ़ी सीनियर वहाँ पे कमांडर भी हैं और सिक्योरिटी इशूज़ को वहाँ पे हैंडल भी करते हैं, उनकी शहादत के हवाले से जो है वो अनकन्फर्म रिपोर्ट में, अनकन्फर्म लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ईरान की हुकूमत की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आया है, उन्होंने बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन इजरायली वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि उनको शहीद किया जा चुका है। इस वक्त ईरान के अंदर क्या लेटेस्ट है, क्या सिचुएशन है, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के बहार से आने वाली खबरें इस वक्त तज़ादात और सनसनीखेज़ दावों का एक ऐसा मजमुआ बन चुकी हैं जिसने आलमी ऐवानों में एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। एक तरफ इजरायली वज़ीर दिफा की जानिब से ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारंजानी और पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाने के बड़े दावे सामने आ रहे हैं, जिसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब अली लारंजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाला हाथ से लिखा हुआ नोट इन तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या ये महज एक नफसियाती जंग है या तेहरान के इक़्तिदार की राहदारियों में वाक़ई कोई बड़ी तब्दीली रूनमा हो चुकी है? इस हंगामा खेज अस्करी सूरत हाल के दरमियान समुद्री हदूद से आने वाली रिपोर्ट्स एक नए मुआशी और स्ट्रेटेजिक रुख की निशानदही कर रही हैं। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनाए हुर्मुज़ में मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पाकिस्तानी ऑयल टैंकर का इस रास्ते से गुजरना और भारत और तुर्की जैसे ममालिक का ईरान से महफूज राहदारी की दरख्वास्त करना ये साबित करता है कि समंदरी तजारती गुजरगाहों का कंट्रोल अब रिवायती ताकतों के हाथ से निकलकर नए खिलाड़ियों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। एक ऐसा गैर रस्मी मरीन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वजूद में आ चुका है जहां गुजरने के लिए अब तकनीकी से ज्यादा ईरान की जानिब से सियासी ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। इस सारी सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या इजरायली हमले ईरान की मज़ाहमती क़ुव्वत को वाकई कमजोर कर पाए हैं या तेहरान अब भी स्ट्रेटेजिक बर्तरी बरकरार रखे हुए है? क्या मशरिक़ वस्ता की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक महदूद है या ये आलमी मईशत के लिए नए रास्ते मुतय्यन करने जा रही है? और क्या अमरीका और इसराइल ने ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया था? इस अहम इशू पर बात करेंगे। ईरानी सहाफ़ी और तजियाकार हुसैन बाकरी साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ईरान से। हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अली लारंजानी के हवाले से अब जो इजरायली वज़ीर दिफा है उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया कि उन्हें शहीद किया जा चुका है, क्या अपडेट्स हैं वहां पे? ईरान की जानिब से मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान से आपको, आपके टीम मेंबर्स को और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का 18वां दिन जा रहा है और एक बहुत ही तल्ख दिन रहा। इसराइली फौज ने तेहरान के ऊपर मुतअद्दिद कार्रवाइयां की। बदकिस्मती से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और मेरे सोर्सेज मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर अली लारंजानी अपने बेटे के साथ शहीद हो गए।
लेकिन कोई कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट या ईरानी मीडिया की तरफ से अभी तक सामने नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल गलत साबित हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर इस खबर की तस्दीक हो जाती है तो हम ईरान की जानिब से इसराइल और इसकी जो हिमायती है उन ममालिक के खिलाफ शदीद हमलों में नुमायां इजाफा देखेंगे। अच्छा। खित्ते में इसराइल और अमेरिका के तमाम माली, फौजी, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस मफादात खास तौर पर इमारात में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का हमले का निशाना बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात गलत हो और ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गलत हो, लेकिन मेरे रिसोर्सेज और मेरे जो जराई है वो कह रहे हैं कि इनकी शहादत हो गई है अपने बेटे के साथ। लेकिन ये भी याद रखें जी, आप बात कंप्लीट कीजिए अपने। अच्छा, हमें याद रखना चाहिए कि इस जंग में इवन अगर अली लारिजानी साहब, उसके बाद कालिबाफ साहब, उसके बाद एक एक करके चुन चुन के इनके टॉप लीडरशिप को शहीद भी किया जाता है, उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना इन्होंने सैयद अली खामनेई को शहीद किया था। अच्छा। इनके सुप्रीम लीडर को शहादत के बाद मैं समझता हूँ इससे मेरा अपने नजर ये है कि आयतुल्लाह खामनेई से हट के या बड़े इनके पास रेड लाइंस कोई मौजूद नहीं था। जब आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ये इतने जबरदस्त डटे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लारिजानी या इवन कालिबाफ साहब या कोई और के जाने के बाद कोई चेंजिंग ईरान की हिकमत अमली में आएगी। ये भी याद रखें, हर वो दिन जिसमें ईरान मुजाहिमत करता है और झुकता नहीं है, वो ईरान के लिए फतह का दिन है। और हर वो दिन जिसमें अमेरिका ईरान को झुकाने में नाकाम रहता है, वो अमेरिका की शिकस्त का दिन है। इसलिए मैं जो इनकी जुर्अत को सलाम देता हूं कि 18 दिन से ये इसी जंग को हर रोज जीते आ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट और इसराइल, दो सुपर पावर्स, हर रोज पिछले 18 दिनों से इस जंग को हारते आ रहे हैं। इससे इन कुर्बानियों की वजह से ईरानी कौम और भी मजबूत होगी। इनमें इंशाल्लाह आप वीकनेस नहीं देखेंगे। बाकी साहब, इस सारे मामले के अंदर जिस तरह आपने अली खamenei साहब का जिक्र किया और अब अली लारिजानी साहब की बात हो रही है, क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है या मुसाद की जानिब से क्या ऐसा नेटवर्क है कि इन तमाम अहम रहनुमाओं के हवाले से उनकी लोकेशंस पिन पॉइंट होती हैं या कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का जो है उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नजर आती है? क्या ये सवाल वहाँ पे नहीं किया जा रहा? बिल्कुल ये सवाल किया जा रहा है, हम खुद भी पूछ रहे हैं और बहुत सख्त क्रिटिसाइज भी हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पहलू को भी आप मद्देनजर रखें। आप सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे हैं। पिछले 40 सालों से इन्होंने फोकस अपना मरकूज रखा है ईरान के ऊपर, इनकी हर मूवमेंट के ऊपर। तेहरान के अंदर कितने और बिल्डिंग्स बची होगी गवर्नमेंट की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि इनको पता ना हो? ये तो सबको पता है। लेकिन आप 18 दिन से तेहरान के अंदर हर रोज 18 से 20 बार जब बमबारी करते हैं चुन चुन के बिल्डिंगों के ऊपर, एक ही रास्ता बचता है ईरानी लीडरशिप के पास कि वो जाकर छुप जाए बंकरों में। लेकिन ये वो कौम नहीं है जो जाके बंकरों में छुपे। अली लारिजानी साहब तो आपने योमुल कुद्स की रैली में भी देखा, लोगों के सामने आ रहे थे। उसके साथ साथ ये सुबह से शाम तक, सुबह 5:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक इनकी 10 से 15 डेली मीटिंग्स होती है। ये मीटिंग्स कहाँ पे होती है? बंकरों में नहीं होती, बिल्डिंग्स के अंदर होती है। अगर आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 8-9 बिल्डिंग्स है तेहरान के अंदर, और आज सुबह से लेके सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 10 बार इसी बिल्डिंगों के ऊपर हिट करते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो इन्होंने शहीद होना ही था। अगर ये शहीद नहीं हुए तो अल्लाह उनको सलामती दे, उनको तूल उम्र दे। लेकिन अगर शहीद हुए हैं, याद रखें अली लारिजानी को ये पता था कि ये शहीद हो जाएंगे, कालिबाफ को पता है कि ये शहीद हो जाएंगे। मैं वजह आपको बताता हूँ, ये बंकरों में ये नेतन्याहू नहीं है, ये अपने जहाज उड़ा के यूरोप में नहीं बैठते हैं। ये अपने लोगों के साथ हर रोज लोगों के साथ मिलते भी है, मीटिंग्स करते हैं। इनको पता है टारगेट हो सकते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है ये एक बहुत जायज सवाल है, हम भी इसको पूछ रहे हैं, हम भी इस सवाल को उठा रहे हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है और हम ये समझते हैं इतना ज्यादा इनके अंदर मोल्स पैदा की गई है पैसे देके। फिर ईरानी जो बगावत में आ गए थे, मोनार्किस्ट जो यहाँ पे थे, MEK जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है, इस रजीम को चेंज करने का मकसद सिर्फ अमेरिका और इसराइल का भी नहीं है। 10 to 15% ईरानी अवाम भी है जो इस रजीम को चेंज करना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी में लेकिन है,
और जब ये तेहरान में होते हैं, इनकी शायद टॉप पोजीशंस पे भी काम हो, तो ये अली लारिजानी के सर के लिए $10 मिलियन इन्होंने इनाम रखी थी। तो कोई पैसों की लालिश में आके, कोई किसी और की तरह से, लेकिन बात ये बंकरों में नहीं जाते, ये जहां जहां इनको हिट किया जाता है, या इनके घरों पे हिट होता है या इनके ऑफिस पे। ये जरूरी है बात कि हम समझें इस चीज को। बाकी साहब, इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है अली लारिजानी एक बहुत बड़ा नाम थे या हैं, जाहिर बात है मैं कंफर्म नहीं कह सकता, माजरत अगर मेरे अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त ना हो, लेकिन इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त फिर लीडरशिप के हवाले से जिस तरह मुश्तबा खमनाई हैं, उनके हवाले से भी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर या इवन अमेरिकन मीडिया भी जो है मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस कर रहा है कि वो पब्लिक डोमेन में भी कहीं नजर नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह पे कहा कि जनाब उनके पास ये खबर है कि शायद वो जख्मी है। तो फिर आखिर इस वक्त ईरान के मामला को आखिर हैंडल कौन कर रहा है, रिजीम को इस वक्त हेड कौन कर रहा है, फिजिकली पब्लिक डोमेन में कौन मौजूद है? मैं आयतुल्लाह खामनेई साहब को इस रीजन में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट समझता हूं। आप जितने भी लीडर्स हैं उनका कार्रवाई चेक करें, उनकी जो मनसूबा बंदी है चेक करें। मुझे लगता है कि खामनेई साहब एक बुलंदतरीन सतह से फील्ड्स को देख रहे थे, मैदान को देख रहे थे। इनको पता था एक ना एक दिन हमने ग्रेटर इजराइल के मत में खड़ा होना है, हमारे ऊपर अटैक्स हो जाएंगे, अमेरिका साथ देगा और हमें खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए 2005 से आज तक इन्होंने मोज़ाइक स्ट्रैटेजी को अपनाया था, अपने गवर्नमेंट के लेवल पे भी, अपने मिलिट्री के लेवल पे भी, और इवन अवाम के दरमियान भी। मोज़ाइक स्ट्रैटेजी का मतलब ये है, अगर आप टॉप हेड को, जो सरबराह है, उसको आप शहीद करते हैं, बाकी जो आज़ा है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, वो अपने काम जारी रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे ये दोबारा इकट्ठे होके एक बिल्कुल मोज़ाइक का फर्श आप देख लें, वो सब एक होके एक नक्शा बना सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में कोई बम गिरता है और ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो हर मोज़ाइक अपना काम जारी रख सकता है। इसी तरह ईरान के अंदर जो अभी लीडरशिप हम देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि खामनेई साहब को कहने की जो बातें हैं आजकल, वो ये है कि जख्मी तो हुए हैं लेकिन बिल्कुल होशियार है। और ये जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने भी इसको मेरा ख्याल 2 ट्वीट्स में बता चुके हैं कि खामनेई साहब जिंदा हैं और वो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सारा जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप मिलिटरीली, मैं तो आपको सड़कों की बात करता हूँ। आज तक पेट्रोल पंप्स बंद नहीं हुए हैं, आज तक शॉप्स बंद नहीं हुए हैं, फूड सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो काम करते हैं सफाई करने वाले म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, वो अभी तक काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। मतलब ये जो मोज़ाइक सिस्टम है और ईरानी अवाम की जो 6000 साल हिस्ट्री है, वो ये स्पेशली खामनेई साहब की मनसूबाबंदी के तहत अगर इनका हेड को आप डिकैप करते हैं, तो इसका ये जो सिस्टम है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने आप को चला सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप देख लें, खामनेई साहब के टाइम पे भी इन्होंने कहा था हर चीफ और हर जो ऑफिसर है, अपने के बाद 2-3 और लोगों को नॉमिनेट करते जाएं, ताकि अगर वो शहीद होते हैं सबको पता चले इसके बाद कौन होंगे, उनके बाद कौन होगा। ये जो मिलिट्री के अंदर इस तरह इन्होंने तकसीम बंदी की है। अभी अली लारिजानी साहब की शहादत की खबर आती है, मैं आपको कंफर्म करता हूं कि 10 घंटे के बाद नया जो सेक्रेटरी आएंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संभालने के लिए, और बिल्कुल उसी तरह चलाएंगे जिस तरह अली लारिजानी साहब चला रहे हैं। लॉसेस बहुत हो रही है, लेकिन ये मनसूबेबंदी 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है, इसलिए इनको ये सारे जो चीजें इन्होंने प्रेडिक्ट की थी खामनेई साहब ने, अगर मेरी शहादत होती है तो कौन चलाता है, सिस्टम क्या होगा। बहुत शुक्रिया हुसैन बाकरी साहब, ईरानी सहाफ़ी और तज़कियाकार तेहरान से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है आपने जाना। वहीं पे अमेरिका के अंदर आज डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिकी सदर को एक बहुत ही करीबी साथी ने ईरान जंग से अपने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले तेहरान में गुफ्तगू हो रही थी और अब कुछ अमेरिका का रुख करते हैं, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उनके करीबी साथी जो केंट, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के हेड भी थे, उन्होंने आज वहां पे एहतजाजन
इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि ईरान की ये जो जंग है ये एक बिला वजह की जंग है, हमें ईरान से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था और इसी बुनियाद के ऊपर मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को हालिया दिनों में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं, खासतौर पर नेटो के ममालिक, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तमाम मुल्कों के ये पैगामात मिल चुके हैं, नेटो ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम माजी में इनकी सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये भी अब वक्त तय करेगा, हमें अब आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया अब मजीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती जा रही है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये जो इस्तीफा सामने आया है जो कैंट का, कितना बड़ा धचका है ट्रंप इंतजामिया के लिए? जी, ये एक बढ़ते हुए क्राइसिस का जो है की तरफ इशारा कर रहा है। आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट को पहले पता होगा कि जो है ना अंदरूनी खाना क्या इख्तलाफात हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि वो मतलब अपने लेवल पे इसको सॉर्ट नहीं कर सके, तो जाहिर है फिर जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो उनको इस्तीफ़ा, वो जाहिर है जो कैंट है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब देखना ये है कि ये कितना और फैलता है, क्योंकि जो कैंट तो मतलब प्रेसिडेंट के खुद के अपॉइंटी थे, तो अब क्या इनको कांग्रेस में बैकिंग है, कितने लोगों की है, हाउस में कितनी है, सेनेट में कितनी है, इलेक्शन ईयर है, और जो दीगर ब्रॉडर मागा बेस है जहाँ पे इट्स नो सीक्रेट के एक एक दरार है। एक वो लोग हैं जो मतलब अमेरिका फर्स्ट में एब्सोल्युटली बिलीव करते हैं कि भाई उसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं है, उसको एक ख़ास तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन उसको हमें जो है जब ऑपरेशनलाइज करना है तो हमें ज़मीनी हकायक भी देखने हैं। तो आई और फिर जाहिर है उसमें जो प्रो इसराइल का जो कैंप है प्रेसिडेंट की पार्टी का, तो वो उनका आपस में एक झगड़ा चला आ रहा है। टकर कार्लसन के तो शोज़ के बारे में सबको पता है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ये आई थिंक ये बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर जाहिर बात है, मेरे ख्याल में अब तक जब से ये जंग शुरू हुई है 28 तारीख से, ये एक सबसे बड़ा एक इस्तीफ़ा है, या आप कह लीजिए डिसएग्रीमेंट है इन पब्लिक डोमेन। अगर ये इस पर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है और मज़ीद लोग भी इसी तरह इस्तीफ़े देना शुरू कर देते हैं, आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसका कोई असर भी पड़ेगा? या जिस तरह की उनकी एक पर्सनालिटी मशहूर है कि जनाब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही हैज़ अ विजन, ही हैज़ अ टारगेट, और वो उसी तरफ जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बीच में इस्तीफ़ा देता है, कौन एहतजाज करता है या कौन उनसे इख्तिलाफ करता है? नहीं, वो तो खैर मतलब कोई भी शख्स, चाहे वो सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और अमेरिकी सदर हो, तो कंस्ट्रेंट्स के बगैर तो नहीं होते ना। तो जाहिर है सब उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको भी देखना है कि उनकी सपोर्ट बेस क्या है। क्योंकि देखें सदर ट्रंप वो अपनी आखिरी टर्म में हैं और वो लेगेसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अगर उस चीज़ के रास्ते में कोई चीज़ आती है, कोई रुकावटें आती हैं, तो जाहिर है ये उनके हक में बेहतर नहीं है। तो आई थिंक ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट जो है इन इराटिक मैनर, गो के मीडिया डज मेक हिम आउट टू बी इराटिक। उनकी अपनी जो गुफ्तगू है ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स एमओ फॉर दैट काइंड ऑफ डिस्कोर्स, लेकिन ही नोज के उनके चैलेंजेस क्या हैं। अब आया वो इन चैलेंजेस को, तमाम जो प्रेशर्स हैं मुख्तलिफ जानिब से, उनको बैलेंस कर पाते हैं, और कब बैलेंस कर पाते हैं ये देखना बाकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने जो मेरे आर्ग्यूमेंट है उसकी सपोर्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आप अगर नेटो ममालिक की बात करें, जिस तरह मैंने इब्तदाई में उनके ट्वीट का मैंने जिक्र किया, वो वहाँ से उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। आबना हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इसको खोलने में हमारी मदद की जाए, तकरीबन तमाम मुल्कों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ इस पर नहीं खड़े होंगे। पब्लिक ओपिनियन जो आ रहा है अमेरिका से, वो भी मेजॉरिटी इस जंग के खिलाफ बात कर रहा है। सो इस तमाम चीज़ों के बावजूद वो फिर भी इसराइल के साथ खड़े हैं, वो फिर भी इस जंग को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बमबारी हो रही है। तो वो तो एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं अपने इस मिशन से। देखें, वो अब जो है जब जंग शुरू हो जाती है तो यू डोंट पुल द प्लग ना। कोई भी अचानक तो कोई भी एक्टर, चाहे अभी इस वक्त हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, कोई भी हो तो अचानक तो जो है वो उस प्लग को नहीं खींच देगा। देखें, दबाव बढ़ता है और दबाव को डील करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, देखें वो भी उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है
क्योंकि इन्हीं की पार्टी में से इनके ऊपर दबाव आ रहा है। ये जो केंट ने जो एक कदम उठाया है, ये एक बड़े जो है सेंटिमेंट की अक्कासी करता है। और वो सेंटिमेंट ये है कि भाई आपने कहा था कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी जो है वो मुआवनत करेंगे, और दुनिया को मैनेज करने में सिर्फ हम नहीं जो है पेश पेश होंगे, और लोग भी आएंगे। तो उसके दबाव के जवाब में उन्होंने जाहिर है वो मूव किया कि हाँ भाई जो है वी नीड एक रेटरिक है, क्योंकि उनको भी पता है कि नेटो के ममालिक जो हैं वो अमेरिका पे इन्हिसार करते हैं। नेटो में कौन है? अमेरिका नेटो को ड्राइव करता है। यूरोपियन ममालिक तो मतलब एक हद तक ही है ना, मतलब बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और फिर उनके यहाँ भी तो एक जंग चल रही है ना, जो यूक्रेन की है, उसको भी उन्होंने डील करना है, रूस को डील करना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है कि जी ये जो है किसी तरीके से इसराइल ने इनको कन्विंस कर दिया है, और इन ये जो है बस उनके कहने में आ चुके हैं, आई थिंक ये भी ज़रा एग्जैजरेटेड है। अमेरिका अपने मफादात में, अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई फ़ायदा ना हो तो वो इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। और अगर वो जो है हालात ख़राब होते हैं और मतलब दबाव के अंदर आते हैं, तो वो कोर्स करेक्शन करेंगे। हमने पहले भी देखा है, पिछले साल जब जून में जंग हो रही थी तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी जब वो सीज़ फायर नहीं करना चाह रहे थे प्रेसिडेंशियल जो है अपना इम्पेरेटिव्स के मुताबिक। सो आई थिंक दिस इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाउ द मीडिया बोथ इंटरनेशनली और यूएस के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ तो जो मीडिया है वो तो डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है, तो वो जाहिर है वो सियासी मुखालफिन हैं, तो वो बीच में वो भी रिफ्रैक्शन आ जाती है, एडिटोरियलाइजिंग भी होती है। डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर हमने जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक इस तरह की एक फीलिंग आई है जैसे गोल पोस्ट भी जो हैं वो शिफ्ट होते रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे जंग शुरू होने से पहले कि जनाब यहाँ पे एक रिजीम चेंज होना चाहिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद में उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे बंद किया जाए। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा जो मसला खड़ा हो गया वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना। अब आपके ख्याल में यहाँ पे इस वक्त इनका पहला गोल ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है कम से कम उसे खोला जाए, उसका कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से लिया जाए, या अभी भी फोकस जो है वो ईरान की रिजीम चेंज के ऊपर ही होगा? देखिए, रेजीम चेंज का तो जो है एक गलत उलाम हो चुका है। आई डोंट थिंक कि कोई भी रेजीम चेंज की कभी कोई इंटेंट थी। रेजीम चेंज से मानंद वो है जो इराक और अफगानिस्तान में हुआ, वो तो नहीं वो करना चाह रहे थे। वो एक जो वेनेजुएला का जो बेस लाइन मॉडल था कि जी रेजीम के साथ आप कुछ लोग ऐसे हैं अनासर जिनसे आप डील कर सकते हैं, और जो इररेकनसाइलेबल्स हैं आप उनको हटा दें। आई थिंक दैट मॉडल यहाँ चल रहा था। यहाँ रेजीम चेंज का तो मामला कभी था ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो ईरान लेवरेज कर सकता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई दिहाइयों से इसको वॉर गेम कर रहा है, कंटिजेंसी प्लान्स बना रहा है। लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स आर थियोरेटिकल, दे आर सिमुलेशंस, एक्सरसाइजेज होती हैं। तो जब आप उनको अमली जामा पहनाते हैं तो यू कैंट अकाउंट फॉर ऑल द वेरिएबल्स। तो जाहिर है चाहे कितना भी कोई छोटा मुल्क हो, कमज़ोर मुल्क हो, उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो होते हैं, लेवरेज होती है। फिर ईरान ने जो है मतलब इस मुल्क की दो मुसल्लह अफवाज हैं, एक नहीं है, और फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर इनके जो है एक तरह से सिग्नेचर ट्रेड क्राफ्ट है इनका। तो वो कॉम्प्लिकेशन तो आनी थी। तो लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि उनकी पॉलिटिकल क्लॉक टिक कर रही है। ठीक। ये अब ही कैंट लेट दिस बी ड्रॉन आउट फॉर मंथ्स जिसे कहते हैं। तो ये इट हैज टू बी सॉल्व्ड। इवन ये जो केंट का जो मामला हुआ है, इससे पहले भी इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अब दबाव बढ़ गया है। नाउ ही हैज टू रैप इट अप क्विकली। और इसको अगर रीथिंक करने की बात हो रही है तो जो खलीजी ममालिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो हमले किए गए, जो उनके जो वाटर के और साथ साथ ऑयल की जो डिपोज हैं उनको भी हिट किया गया, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है इस सारी जंग के दौरान। आपके ख्याल में व्हेनेवर दिस वॉर इज़ ओवर, आपको लगता है कि ये तमाम खलीजी ममालिक एक दफ़ा रीथिंक करेंगे कि हमारी अमेरिकन बेसिस यहाँ पे जो मौजूद हैं इसका हमें नुकसान हुआ है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे रीथिंक करने की ज़रूरत है, या आपके ख्याल में वो और भी ज़्यादा अमेरिका के करीब हो जाएंगे कि ईरान से वाकई हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें अमेरिकन लॉबी की तरफ ही जाना हमारे लिए सेफ हेवन है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें जो है ज़रा दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन टू आंसर। पहले इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अभी तक थियोरेटिकल था। अभी तक ये था कि हाँ जी ईरान धमकियां देता है, अगर कभी हम पे हमला हुआ तो हम आप पे हमला करेंगे, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से भी था कि जी जो है जब वो
खलीजी ममालिक के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाता था तो कहता था कि हम वी आर फेसिंग अ कॉमन थ्रेट ईरान की तरफ से, लेकिन वो थ्रेट कभी अपना ऑपरेशनलाइज नहीं हुई थी। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। सो इसके नतीजे में अब वो जो चीज़ थियोरेटिकल थी वो अब खलीजी ममालिक के लिए रियलिटी बन गई है। तो वो अब जो है नाउ दे नीड हेल्प। ठीक है, सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो उनके पास खुद सलाहियत नहीं है। इसी तरीके से जो अमरीकी अड्डे हैं वो क्यों हैं? वो इसी वजह से हैं कि उनके पास सलाहियत नहीं है। अब मसला आता है कि मूविंग फॉरवर्ड क्या है। मूविंग फॉरवर्ड में एक नई जियो स्ट्रेटजी जो ट्रंप इंतजामिया तरतीब दे रही है, जिसका हवाला जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो दिसंबर 5 को शाया हुआ था अपना वाइट हाउस की तरफ से, उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग। तो जो नया आर्किटेक्चर है इस रीजन का, उसमें यह है कि दो पिलर हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तुर्की है, एक दूसरा सऊदी अरब है, और इन दो ममालिक को किसी तरीके से इजराइल के साथ मिलकर चलना है। और बाकी छोटे मुल्क हैं, बाकी कतर हो गया, इवन इजिप्ट और जॉर्डन भी छोटे मुल्क हैं उस मतलब उस स्केल के एतबार से। और फिर यह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि अजरबैजान, काजाख्स्तान, आर्मीनिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये कहना कि अब और भी अमेरिका के करीब हो जाएंगे, आई थिंक उसके अंदर एक नुआंस है। अमेरिका जो है वो एक सेकेंडरी रोल रखना चाहता है, वो रिट्रेंच कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, यानी यूरेशियन जो लैंड मैस है। हाँ, ओशियानिक पावर होने के तहत वो जो है ना वेस्टर्न पैसिफिक में रहेगा, लेकिन ये जो ज़मीनी जंगें हैं उससे वो अपने आप को रिट्रेंच करना चाहता है और चाहता है कि एलाइड एंड पार्टनर नेशंस वो पेश हों। इसी वजह से बोर्ड ऑफ पीस हमने देखा। तो जब ये आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाएगा तो फिर इसमें जो है अमेरिका भी होगा, लेकिन रीजनल स्टेक होल्डर्स भी होंगे। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, वाशिंगटन से डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच पाई जाती है, उस हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।